जब भी हम लिफ्ट में होते हैं तो हमारा जो वेट होता है वो लिफ्ट के एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे लिफ्ट मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारा वेट कुछ और होगा, नीचे की तरफ जा रही है तो हमारा वेट जो होगा रियल वेट से कुछ अलग होगा। तो ये जो वेट होता है लिफ्ट के अंदर उसको हम एपरेंट वेट बोलते हैं। तो ये एपरेंट वेट रियल वेट से कम होगा या ज्यादा होगा, ये हम हमारी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा टॉपिक भी है कि एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। तो इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जैसे जब लिफ्ट रेस्ट पोजीशन में हो तो क्या होगा, लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो क्या होगा, अपवर्ड अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड है तो क्या होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है तो क्या होगा, और अगर अचानक से मान लीजिए लिफ्ट है उसका आप स्ट्रिंग तोड़ देते हो, रस्सी टूट जाती है लिफ्ट की और नीचे गिरती है फ्रीली फॉलिंग, तो आपका वेट कितना होगा। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हम अपनी आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं, पहला जो पॉइंट लेते हैं वो हम लेते हैं व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। पहला पॉइंट हम यही ले लेते हैं कि लिफ्ट रेस्ट पोजीशन में है। देखिए कुछ ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि हमने कंसीडर किया कि ये लिफ्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, मैन मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। आपको पता है कि जो वेट होता है हमारा वो ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड होता है और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, mg से रिप्रेजेंट करते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी वेट हो गया। और वेट एक प्रकार का फोर्स है, ध्यान रखना। जो पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था वेरियस टाइप्स ऑफ द यूनिट ऑफ द फोर्स, और उसमें एक जो फेमस यूनिट है न्यूटन, आप सभी जानते हो। दूसरी एक जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल यूनिट भी बोलते हैं, वो जो यूनिट होती है वो mg से निकल के आती है हमारे पास। और वहां पे आपको बताया था जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो किलोग्राम फोर्स होती है या किलोग्राम वेट होती है, ठीक है ना। बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज भी होते हैं कि जब पूछा जाता है कि हाउ मच इज योर वेट, तो जनरली बोलते हैं 60 kg। जो मैंने आपको बोला था गलत है, वो 60 kg नहीं होगा, वो 60 kg फोर्स होगा या 60 kg वेट होगा, बिकॉज kg इज द यूनिट ऑफ द मास, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ फोर्स। एंड व्हेन यू आर आस्क्ड टू अबाउट नो 60 kg force, 60 kg force can be converted into Newton. How we can convert kg force? अगर इसको हम स्टैंडर्ड में लेके जाएं, 1 kg फोर्स अगर हमें डिफाइन करना हो तो इसका मतलब ये है कि जैसे kg है फोर्स, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है जैसे F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, ठीक है। मास तो आपके पास किस में हो गया, किलोग्राम में होगा। और एक्सेलरेशन ये ए हम तब लेते हैं जब उस लीनियर मोशन हो, अगर लीनियर मोशन है तो मैं m इंटू ए लिखूंगा, बट अगर अंडर ग्रेविटी है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो एक्सेलरेशन जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब इसको हम लिखेंगे mg, ठीक है ना। तो g की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास बना 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। m किलोग्राम, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज न्यूटन, इट मीन इट इज 9.8 न्यूटन। ये जो यूनिट थी, फोर्स यूनिट लिख रहा था मैं, ये अंडर ग्रेविटी लिख रहा था, तो इट इज नोन एज किलोग्राम फोर्स। सो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। सिमिलरली किलोग्राम वेट बोलूंगा तो अभी 9.8 न्यूटन ही होगा। अगर इसको आप सीजीएस सिस्टम में ले जाओगे, सीजीएस सिस्टम में किलोग्राम का ग्राम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीटर पर सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 980 हो जाएगा, ये हो जाएगा 980 डायन हो जाएगा फिर ये, क्योंकि न्यूटन की जो सीजीएस यूनिट होती है वो डायन होती है, और ये यहाँ से सीजीएस में जाकर 980 हो जाएगा, डायन हो जाएगा। बस इसको 981 किसी किसी बुक में आपको 981 भी मिल सकता है, क्योंकि जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है 9.8 वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं ना, इसलिए आता है ये, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, जब भी आप वेट की बात करते हो ना, तो वेट की बात में क्या करते हैं, वो हमेशा किलोग्राम की बात करते हैं, किलोग्राम को ही वो वेट समझते हैं। अगर आप पूछोगे वेट की यूनिट क्या है तो किलोग्राम बताते हैं वो, जो गलत है, किलोग्राम नहीं होती वो। वेट की जो यूनिट है किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स होता है, उसको बाद में न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन वेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स, ओके। F इज इक्वल टू mg, मतलब उसका जो फोर्स है, आदमी का फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब आपको पता है जब न्यूटन का थर्ड लॉ आपको बताया, तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, तो एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन। न्यूटन के थर्ड लॉ में बहुत डिटेल से मैंने आपको ये बोला था
कि न्यूटन का थर्ड लॉ हमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट और भी देता है, और वो ये देता है कि कभी भी कोई भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, फोर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई भी एक फोर्स लगा रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो रिटर्न में वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर दोबारा फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो मतलब अगर आप एक फोर्स लगा रहे हो तो उसकी रिएक्शन आपको जरूर मिलेगी। तो थर्ड लॉ आपको ये बोलता है कि फोर्स हमेशा पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है ना। तो इसका मतलब अगर आप इस लिफ्ट के ऊपर खड़े हो, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो लिफ्ट का जो सरफेस है वो आपके ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ये जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन आर। क्या बोल देता हूं इसको मैं, रिएक्शन आर। ये एक प्रकार से यहाँ पे हमारे पास एक फ्री बॉडी डायग्राम होता है। जब ये इस प्रकार की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि जिस बॉडी की एक बॉडी है और वो अंडर वेरियस फोर्स के अंडर में है, तो हम पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस बॉडी के ऊपर जो नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं। तो यहाँ पे इस बॉडी पे हमने देखा कि 2 फोर्स लग रहे हैं, एक डाउनवर्ड लग रहा है, उसका रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है 2। तीसरा हमने यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो लिफ्ट है वो रेस्ट पोजिशन में है। तो रेस्ट पोजिशन में है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। वेलोसिटी 0 है, इट मीन इसका एक्सेलरेशन भी कितना है, 0। इट मीन ये लिफ्ट ना तो अपवर्ड जा रही और ना लिफ्ट किधर जा रही, डाउनवर्ड जा रही। इसका ऊपर जो फोर्स निकल रहा है, नेट फोर्स जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अगर ये नेट फोर्स 0 है तो आर और mg दोनों, क्योंकि आपको पता है फोर्स जो होता है ना वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के पास हमेशा डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड होगा वो। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि r माइनस mg या फिर mg माइनस r इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इनको ऐड करोगे तो साइन के साथ ऐड होंगे। अगर आप इसको प्लस लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको प्लस लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको प्लस लेने का मतलब है फिर इस फोर्स की डायरेक्शन में इसके रिस्पेक्ट में मेजर करूंगा, ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है, तो अपवर्ड वाला नेगेटिव हो गया। इसको अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे जो डायरेक्शन है वो इसके रिस्पेक्ट में मेजर करनी है, तो ये अपवर्ड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो या तो इसको मैं r माइनस mg लिखूं या इसको mg माइनस r लिखूं, ठीक है ना। तो फ्रॉम डायग्राम में यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, r माइनस mg इज इक्वल टू, नेट कितना आ रहा था 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या आएगा 0, दैट इज इक्वल टू 0। और हम बोल सकते हैं r इज इक्वल टू mg। यहाँ पे जो r है इसको हम एपरेंट वेट बोलेंगे। क्या होगा ये हमारा एपरेंट वेट, और ये mg है रियल वेट है ये। तो यहां से हमें पता चलता है कि जब लिफ्ट रेस्ट पोजीशन में होगी तो हमारा जो एपरेंट वेट है वो और रियल वेट है वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम। कैसे पता करोगे, जैसे आपके पास जो वेगिंग मशीन होती है, उस मशीन को आप लिफ्ट के सरफेस पे रखो, उसके ऊपर आप खड़े हो जाओ, आप अपना वजन देखो कितना है, जो भी आए उस रीडिंग को आप नोट कर लो, ठीक। अब हम केस नंबर 2 लेते हैं, और 2 नंबर केस में ये बोलते हैं व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट नहीं है, लिफ्ट मूव कर रही है, लिफ्ट इज मूविंग। और मूविंग कहने का मतलब है मूव 2 प्रकार से कर सकती है, वो ऊपर की तरफ भी जा सकती है और वो नीचे की तरफ भी जा सकती है। तो उसका केस नंबर 1 पहला मैं ले लेता हूं, लिफ्ट मूव कर रही है अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, स्पेलिंग गलत हो गया ना, ACCELE, हाँ, विद एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से हमारी लिफ्ट इस बार ऊपर की तरफ जा रही है ना। अब देखो क्या होगा, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगी, तो इधर ध्यान देना आप। और अगर आपने ये समझ लिया तो ये समझो कि इस चैप्टर की बहुत सी प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएंगी फ्री बॉडी डायग्राम से जो सोल्व होने वाली है। वो लिफ्ट है, ये मेन है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये बात दिमाग में फिक्स कर लो, जब भी आप वेट की बात करोगे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होता है, और ग्रेविटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस होती है। जैसे मान लीजिए हमने ये सरफेस ले लिया इस प्रकार से, ये सरफेस अब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट का वेट इसके साथ ऐसे रहेगा नीचे की तरफ, फिर आप इस सरफेस को ऐसे इंक्लाइंड कर देते हो, मैंने इसको ऐसे इंक्लाइंड कर दिया, और मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रखता हूँ, जैसे मैंने इस सरफेस को कैसे कर दिया, ऐसे इंक्लाइंड कर दिया, और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा है, तो क्या होगा, वेट इसके 90 डिग्री नहीं रहेगा, अर्थ सरफेस हमारा ये है, इसके 90 डिग्री, तो मतलब वेट रहेगा इस प्रकार से ऐसे, ठीक है ना। वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, इस बात का आपको ख्याल करके रखना है। ये mg डाउनवर्ड हो, रिएक्शन किधर रहेगी इसकी, रिएक्शन रहेगी आर ऊपर की तरफ। अब ध्यान देना, अपवर्ड मूव कर रही है लिफ्ट, ए एक्सेलरेशन के साथ कर रही है, इसका मतलब इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको मैं स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर दूं,
और वो किसके बराबर होगा, क्योंकि मैं मेन का जो है उसके ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं कि मैंने mg लिया, तो ये वेट है किसका, मेन का, और नॉर्मल रिएक्शन है ये भी किसकी है, इस मेन के ऊपर है। तो फोर्स जो लगेगा वो मेन का ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि लिफ्ट लगा रही है। तो मेन का मास तो कितना है m, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है a, तो इसके ऊपर फोर्स होगा F इज इक्वल टू ma। ये फोर्स कितना है ये इस बात को डिफाइन करेगा या इस बात को डिटरमाइन करेगा ये जो अपरेंट वेट आदमी में होने वाला है वो कितना होगा। तो देखो आप कैसे करेंगे, इसका रिजल्टेंट इधर जा रहा है, इसका रिजल्टेंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स तो ये है, तो ये फोर्स जो है ये फोर्स इक्वल टू है दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स। अब क्योंकि नेट फोर्स मेरा इस साइड में है, इसका मतलब इस फोर्स में से मुझे ये फोर्स को माइनस करना पड़ेगा ना। अगर क्योंकि वैसे तो हमें, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वेक्टर है ये, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेंगे, तो मुझे r प्लस mg करना है, r प्लस mg करूंगा, बट mg इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, तो f मेरा किसका हो जाएगा, r माइनस mg हो जाएगा। अगर आपको ये बात ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो और एक सिंपल सा भी बताता हूँ। जैसे आपने वो रस्सा कस्सी वाला खेल देखा होगा, एक स्ट्रिंग रस्सी होती है, एक टीम इधर होती है, एक टीम इधर होती है, ठीक है, और जो पॉइंट होता है वो बीच में होता है। उनको क्या करना होता है, दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं। अब आप देखो जीतता कौन है, जो टीम ज्यादा फोर्स लगाएगी। फोर्स तो दूसरी टीम भी लगा रही है, एक फोर्स इस वाली टीम है, जीत कौन रहा है, मान लीजिए इस साइड वाली टीम 8 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, इस टाइम वाली फिर जो है ना वो 7 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, तो किधर मोशन होगा, आप कहोगे सर 8 की तरफ होगा, मतलब इधर फोर्स कितना लग रहा है 8 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है 7 न्यूटन, तो मोशन किधर होगा, मोशन तो इधर ही होगा क्योंकि जिधर ज्यादा फोर्स है। कितने फोर्स से होगा ये, जब तक ये 7 न्यूटन लगाएगी तो तब तक इसमें किसी प्रकार का कोई भी मोमेंट नहीं होने वाला, लेकिन जैसे इस टीम का फोर्स 7 न्यूटन से ऊपर चला जाता है उतने फोर्स से इधर मूव करना शुरू कर देगा। मतलब यहाँ पे नेट कितना लगा 8 माइनस 7, इसका मतलब कितना हो गया 1 न्यूटन, मतलब नेट फोर्स इधर कितना है 1 न्यूटन है। तो 1 न्यूटन कैसे आया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू आया 8 माइनस 7, ऐसे है ना। सेम केस यहाँ पे है, देखो नेट फोर्स मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है m इंटू ए, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही थी, वेट डाउनवर्ड कर रहा था, उसके बाद नेट फोर्स किधर है ऊपर की तरफ आया, तो F इज इक्वल टू आर माइनस क्या लिखेंगे हम mg। इसको अच्छे से समझेंगे बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। तो इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर माइनस mg। F को मैं लिख सकता हूँ m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू आर माइनस mg, एंड r इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू a प्लस जी। r इज द अपरेंट वेट एंड दिस इज r इज द अपरेंट वेट। तो अपरेंट वेट मेरे पास क्या आया, रियल वेट प्लस mg रियल वेट था प्लस ma, जितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। तो यहां से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो r है वो ग्रेटर देन mg है, क्योंकि यहाँ पे ma प्लस mg हो रहा है ना, तो r कितना ग्रेटर है mg से, m इंटू ए अमाउंट से ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए आपका वेट 60 केजी है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है वो आपका वेट 60 केजी, मैं भी अभी गलत बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था नॉर्मली होता है 60 केजी नहीं, 60 केजी फोर्स है, और जब लिफ्ट एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का या 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो जितना भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका जो वेट है उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। और आप कभी लिफ्ट में जब जाते हो तो ध्यान से देखना, आपको फील भी होता है, जैसे आप लिफ्ट में खड़े होते हो और लिफ्ट ऊपर की तरफ चलती है तो आपको ऐसा फील होता है कि मेरे को ऊपर से कोई नीचे की तरफ दबा रहा है, आपको डाउनवर्ड ऐसे फोर्स फील होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स किस पे जाएगा, वेगिंग मशीन पे जाएगा, और वो आपका वेट मेजर करेगी ma प्लस जी। ये फॉर्मूले याद रखना कि न्यूमेरिकल सोल्व करने के काम आने वाले हैं। इसका सेकंड केस मैं लेता हूं, अपवर्ड की बजाय, अपवर्ड है विद एक्सेलरेशन a, अपवर्ड की बजाय अगर मैं यहाँ पे डाउनवर्ड कर देता हूं, बी केस में हम क्या कर लेते हैं, अब इसका बी केस पढ़ते हैं कि लिफ्ट जा रही है डाउनवर्ड, क्या पढ़ेंगे, डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन कितना है a, डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिख दिया, आप अच्छे से समझ जाना, डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a। तो a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब लिफ्ट अब किधर मूव कर रही है, लिफ्ट अब नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो जो फोर्स लग रहा है F ma वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, mg भी डाउनवर्ड है, इसका मतलब mg माइनस r होगा ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg माइनस r, और F को लिख सकते हैं m इंटू ए इज इक्वल टू mg माइनस r, और r जो है
वो हो जाएगा हम कॉमन ले लेता हूँ, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, जो एपरेंट वेट था वो mg माइनस ma आ रहा है, मतलब जितना एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा आपका वेट उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए, एक्सेलरेशन जितना डाउनवर्ड होगा, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, एक्सेलरेशन जितना डाउनवर्ड ज्यादा होगा उतना ही आपका वेट कम हो जाएगा। ओके, उसका वेट उतना ही कम हो जाएगा। अब यहां से हम एक बहुत स्पेशल केस लेने वाले हैं और उसके बारे में आप सोचना क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं यहां से आपको बोलता हूं कि जो लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, ए एक्सेलरेशन से आ रही थी, अगर ए को मैं जी कर दूं, ए को जी करने का मतलब क्या हुआ कि जितना लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाए, और वो तब पॉसिबल है या तो जिस मशीन से लिफ्ट चल रही है उसकी स्पीड में इससे अकॉर्डिंग सेट करो, या फिर सबसे आसान वे ये है कि लिफ्ट की स्ट्रिंग को काट दो। आप लिफ्ट थी और उसकी स्ट्रिंग काट दी, वो फ्रीली नीचे की तरफ गिर रही है। अब आपसे पूछा जाए आपका वेट कितना होगा, तो बताइए कितना होगा, कितना होगा वेट? जीरो। अर्थ के ऊपर भी आप वेटलेसनेस फील कर सकते हो, जैसे जो एस्ट्रोनॉमर स्पेस में फील करते हैं ना, वेटलेसनेस, स्पेस में जाते ही वेट जीरो हो जाता है, अर्थ सरफेस पे जीरो फील कर सकते हो। कैसे? डाउनवर्ड आ रहा है जी से, तो ए को ए की जगह मैं जी रखूंगा, तो जो मेरा वेट है आर वो किसके बराबर आ जाएगा? जीरो। कब का केस है ये? वेहन ए इज इक्वल टू जी, डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन है वो अगर ग्रेविटी के बराबर हो तो आपका वेट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। अब यहां से देखिए, वैसे तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, फिर भी बता रहा हूं। हमारे पास एक टर्म होती है मास और एक है वेट। पूछते हैं, वैसे तो 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। यहां से पता चलता है आपको, मास आपको पता है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी, और वेट मास के कारण होता है, बट उस वेट को डिटरमाइन कौन करता है? उसको डिटरमाइन करती है ग्रेविटी। तो यहां से हमें पता चलता है कि वेट इक्वल टू जीरो हो सकता है, बट मास कांट बी इक्वल टू जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। उसका जीरो मास, जीरो मास हो ही नहीं सकता। अगर वेट जीरो है मतलब इसे स्ट्रिंग कर दी हमने, कट कर दिया, at that time we are changing our weight, then it is showing zero, but mass is not zero। सेम होता है, जैसे आप जब मून सरफेस पे हम जाते हैं ना, तो मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ का 1/6 है। अगर मान लीजिए अर्थ सरफेस पे आप में 60 kg वेट है, 60 kg वेट है, जैसे ही आप मून पे जाओगे तो 1/6